हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं पाठ 3 धातु और अधातु। और आज का हमारा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। क्या होता है सक्रियता श्रेणी? नाम से पता चल रहा है सक्रियता श्रेणी मीन अभिक्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई एक श्रेणी। तो जब भी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में लगाया जाता है, यानी कि ऊपर क्या आएगी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, इस तरह से तब एक श्रेणी का निर्माण होता है। उस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब क्या है श्रेणी, कैसे इसे याद करना है? ध्यान दीजिएगा। इस श्रेणी को याद करने के लिए एक लॉजिक बनाएंगे। सबसे ऊपर है के, देन Na। के क्या है? पोटाशियम। Na क्या है? सोडियम। नेक्स्ट है Ca कैल्शियम। Mg मैग्नीशियम। Al एल्यूमिनियम। Zn जिंक। Fe लोहा। Sn टिन। Sn क्या है? टिन। Pb क्या है? लेड। H क्या है? हाइड्रोजन। और उसके 5 हैं Cu कॉपर या तांबा। Hg पारा या मरकरी। Ag सिल्वर या चांदी। Au सोना या गोल्ड। और Pt क्या है? प्लेटिनम। ये है सक्रियता श्रेणी। तो इस श्रेणी में के क्या है हमारे पास? पोटाशियम। इसे याद रखने के लिए हम कहेंगे केदार। Na क्या है? सोडियम। इसे नाथ। Ca क्या है? कैल्शियम का। Mg क्या है? मैग्नीशियम माली। Al क्या है? एल्यूमिनियम आलू। Zn क्या है? जिंक या जस्ता। इसे बोलेंगे जरा। Fe क्या है? लोहा या आयरन। इसे बोलेंगे फीके। Sn क्या है? टिन। इसे बोलेंगे से। Pb क्या है? लेड। इसे बोलेंगे पकाता। H क्या है? हाइड्रोजन। इसे बोलेंगे है। अब इसे याद करने के लिए हम बोलते हैं चाप। CHAAP। चाप। चाप कैसे बोलेंगे? चाप का पहला अक्षर है सी। सी को बोलते हैं हम कॉपर या तांबा। एच क्या है? Hg मरकरी या पारा। Ag क्या है? सिल्वर या चांदी। Au क्या है? सोना या गोल्ड। और Pt क्या है? प्लेटिनम। तो कैसे याद करेंगे श्रेणी को? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है और उसके बाद चाप। अब इस श्रेणी से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस श्रेणी से हमें यह जानकारी मिलती है कि जब भी हम इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। इसका मतलब हम इस श्रेणी से यह बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इस श्रेणी में सबसे ऊपर क्या है? के क्या है? पोटाशियम। तो ये क्या है हमारे पास?
सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु वो कौन सी है? के। और जब हम इस श्रेणी में सबसे नीचे गए तो सबसे लास्ट में क्या आया है? पीटी प्लेटिनम। ये क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। एक तो हमें ये पता चल गया कि कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। दूसरी बात, हमारे पास यदि दो धातु हैं, हमें उन दो धातुओं में पता लगाना हो कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, तो हमें देखेंगे कि जिस धातु का स्थान इस श्रेणी में ऊपर होगा वो दूसरे से अधिक अभिक्रियाशील होगी। जैसे मान लो मुझे एल्यूमिनियम और जिंक इन दोनों की तुलना करनी है कि इनमें से कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो आप देखेंगे इस श्रेणी में ऊपर कौन है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम धातु जो है वो जिंक के मुकाबले में अधिक अभिक्रियाशील है। तो यह है इस श्रेणी का, सक्रियता श्रेणी का बेनिफिट या सक्रियता श्रेणी का फायदा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास धातुएं और अधातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती है। कि यदि धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो वो किस प्रकार अभिक्रिया करेंगी और वो किस प्रकार के यौगिक बनाएंगे। हमने अपने पहले वीडियो में धातुओं के भौतिक गुण पढ़ा और उसमें हमने देखा भी कि धातु जो हैं वो क्या होती हैं? ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो वो क्या है? धन आयन बनाते हैं। धन आयन का मतलब क्या है? उनका जो प्रतीक है उसके ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा। और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो उसके बाद वो ऋण आयन बनाती हैं। ठीक है, ऋण आयन मीन उनके प्रतीक के ऊपर माइनस निशान आ जाएगा, घटा का निशान आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जब एक धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा। जैसे हम इसे उदाहरण से देखें, मान लो हमारे पास धातु कौन सी है? सोडियम धातु, जिसका प्रतीक क्या है? Na। और अधातु कौन सी है? क्लोरीन, जिसका प्रतीक क्या है? Cl। अब हम ये देखेंगे जिसमें सोडियम धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी। हम जानते हैं कि जो सोडियम धातु है, सोडियम धातु इसके इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 11। परमाणु संख्या 11 है तो इस सोडियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी क्या होगी? 11। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है तो उस समय में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जब हम इसे कोशों में रखेंगे तो क्या होगा? पहले वाले केस में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, KLM। इसका मतलब क्या है? सोडियम धातु के एक परमाणु में 3 कोश पाए जा रहे हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन हैं यही जो है हमारे पास यौगिक बनाते समय प्रयोग होंगे। तो सोडियम का एक लेविस प्रतीक मैं बताने जा रहा हूं। लेविस प्रतीक क्या होता है? लेविस प्रतीक, किसी भी तत्व का लेविस प्रतीक कैसे लिखते हैं? हम उसका प्रतीक लिखेंगे और जितने उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है उतनी उसके चारों तरफ बिंदी लगा देंगे, डॉट्स लगा देंगे। अब सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने सोडियम के चारों तरफ सिर्फ 1 डॉट लगा दी। तो ये है सोडियम धातु का लेविस प्रतीक। अब बात आती है क्लोरीन। क्लोरीन जो है Cl, इसकी परमाणु संख्या क्या है? वो है हमारे पास 17। उसके अलावा अब क्लोरीन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी कितनी होगी? जितनी परमाणु संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन, 17। क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा?
2, 8, 7। पहला कोश के कोश है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश एल कोश है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कोश एम कोश है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्लोरीन के परमाणु के बाह्य कोश, ये कोश बाह्य कोश है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो क्लोरीन का लेविस प्रतीक क्या होगा? अभी आपको बताया है कि लेविस प्रतीक कैसे लिखा जाता है। किसी भी तत्व का प्रतीक लिखकर उसके चारों तरफ उतने डॉट्स लगाने हैं, उतनी बिंदी लगानी है जितने उसके बाह्य कोश पे इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चारों तरफ टोटल 7 डॉट्स लगानी है और किसी भी साइड 2 से ज्यादा डॉट्स नहीं लगा सकते। तो हमने यहां लगा दी 2, 2 4, 2 6 और 1 7। ये हो गया क्लोरीन का लेविस प्रतीक। अब हम जानते हैं सोडियम क्या है, एक धातु है, और क्लोरीन क्या है, एक अधातु है। तो जिस समय सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया। सबसे पहले बात आती है सोडियम की। हमने देखा सोडियम का बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे हमने डॉट से शो कर दिया। हम जानते हैं सोडियम क्या है, धातु है, और धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो सोडियम धातु का एक परमाणु क्या करेगा, उसके बाह्य कोश में जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने यहाँ डॉट से दिखाया है, वो इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। त्याग करेगा तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। बाहर जाने को हम -1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। जब सोडियम धातु का परमाणु अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना उसके ऊपर प्लस निशान आ जाता है। तो प्रतीक वही रहेगा Na, लेकिन उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस निशान आ जाएगा। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता तो +2 आ जाता, 3 त्याग करता तो +3। तो सोडियम धातु का एक परमाणु उसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना उसे त्याग कर देगा, बाहर निकाल देगा, और उसके उतना प्लस। तो ये क्या बन गया, धन आयन। ये बन चुका है हमारे पास सोडियम धन आयन। ये अब आपकी चॉइस है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, या इस -1 इलेक्ट्रॉन को जब हम राइट साइड लेके जाएं तो क्या होगा, ये बन जाएगा प्लस। तो Na, दैट गिव्स Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। Na के ऊपर जो प्लस है इसे हम Na पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो सोडियम धातु ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, बाहर निकल कर उसने क्या बना दिया, सोडियम धन आयन। अब क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन है Cl, इसका लेविस सिंबल या लेविस प्रतीक क्या है, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने 7 डॉट लगाई है, और किसी भी साइड 2 से ज्यादा डॉट नहीं लगा सकते। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन धातु का एक परमाणु जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, यह उसे ग्रहण कर लेगा क्योंकि यह अधातु है। और जब अधातु 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, या अधातु का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो उस पर क्या जाएगा, ऋण आयन। अब Cl के पास पहले पड़े थे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 डॉट्स थी। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिया, तो इसके बाद क्या हो जाएगी, 8 डॉट। और जब Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उसके ऊपर क्या निशान आ जाएगा, माइनस। तो इसने क्या बना दिया, क्लोरीन और ऋण आयन। अब सोडियम धातु के परमाणु ने धन आयन बनाया है, क्लोरीन धातु के परमाणु ने ऋण आयन बनाया है। अब क्या होगा, सोडियम धन आयन क्लोरीन ऋण आयन के साथ जब जुड़ेगा तो इन दोनों पर विपरीत आवेश है, एक पर प्लस निशान है, दूसरे पर माइनस। और याद रखिएगा कि विपरीत आवेश के पदार्थ या विपरीत आवेश के वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो क्या होगा, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, माइनस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव, Cl नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने से ये दोनों पास पास आ जाएंगे और इनमें एक आबंध बन जाएगा, और उस आबंध को हम क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध। तो क्या होता है आयनिक आबंध, वह आबंध जो 2 विपरीत आवेश वाली वस्तुओं को या 2 विपरीत आवेश के आयनों को, ये क्या है, आयनों को आपस में बांध के रखता है, उसे क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध। और इस तरह से जो यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव
प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या बन जाएगा NaCl, और ये NaCl क्या है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो आप बताएंगे जब सोडियम धातु क्लोरीन अधातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो उस समय सोडियम धातु का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन बनाएगा, क्लोरीन अधातु का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोरीन ऋणायन बनाएगा। उसके बाद सोडियम धन आयन क्लोरीन ऋण आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और आकर्षित करने के बाद ये दो विपरीत आवेश के आयन एक दूसरे के साथ आयनिक आबंध से जुड़ जाएंगे और इससे सोडियम क्लोराइड नाम के पदार्थ का उत्पत्ति होगी या सोडियम क्लोराइड नाम के पदार्थ बनेगा। सोडियम क्लोराइड वास्तव में क्या है, एक लवण है और ये किस प्रकार का यौगिक है, यह एक आयनिक यौगिक है। इससे आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक यौगिक और उनके गुणधर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक यौगिक है क्या। आयनिक यौगिक नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें आयन है, तो वे यौगिक जो विपरीत आवेश के आयनों के एक दूसरे के साथ बंधने से बनते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। और उस आकर्षण बल को जिसके द्वारा ये विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, उसे आयनिक आबंध कहा जाता है। और यह एक बहुत ही मजबूत और प्रबल आबंध है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, आयनिक यौगिक है क्या, वे यौगिक जो विपरीत आवेश वाले आयनों के एक दूसरे के साथ बनने से बनते हैं। जैसे विपरीत आवेश के आयन दो आयन होंगे, धन आयन ऋण आयन, जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो जुड़ने पर उनके आवेश जो है समाप्त हो जाएंगे और उन यौगिकों को बोलते हैं आयनिक यौगिक। और उस आकर्षण बल को जिसके द्वारा ये विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे से बंधे होते हैं, धन आयन ऋण आयन को जिस आकर्षण बल से खींच रहा है या ऋण आयन धन आयन को जिस आकर्षण बल से खींच रहा है, उस आबंध को हम बोलते हैं आयनिक आबंध। और यह बहुत ही मजबूत और प्रबल आबंध है और यही जो है आयनिक आबंध के गुण धर्मों को डिसाइड करेगा। इसका मतलब आयनिक यौगिकों के गुण धर्म जो है वो आयनिक आबंध पर डिपेंड करेंगे, उस पर निर्भर करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आयनिक यौगिकों के गुण धर्म। आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब क्या है कि आयनिक यौगिक कौन सी अवस्था में पाए जाएंगे, ये ठोस अवस्था में होंगे, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में। तो इनकी भौतिक अवस्था जो है इनके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य पर निर्भर करती है। और हम जानते हैं आयनिक यौगिक किससे जुड़े हैं, विपरीत आवेश वाले आयनिक यौगिक में कण कौन से हैं, विपरीत आवेश वाले आयन, और वे एक दूसरे से किन आकर्षण बल से जुड़े हैं, आयनिक आबंध से। और यह कैसा आबंध है, मजबूत और प्रबल आबंध। इसी वजह से आयनिक यौगिक प्राय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि
जब अबंध मजबूत है तो कण पास पास होंगे, ठोस अवस्थाएं पाए जाते हैं। ये प्राय कठोर और भंगुर होते हैं। अब भंगुर का मतलब क्या है कि जब हम किसी आयनिक यौगिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसे टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, तो ये टुकड़े ना होकर पाउडर फॉर्म में यानी कि चूर्ण के रूप में बदल जाते हैं। अब दूसरा गुण है हमारे पास गलनांक व क्वथनांक। तो किसी भी यौगिक का गलनांक या क्वथनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करेगा। तो हम जानते हैं आयनिक यौगिक में कण है विपरीत आवेश वाले आयन, आपस में जुड़े आयनिक आबंध से, और यह आबंध कैसा है, मजबूत और प्रबल आबंध है। इसी वजह से आयनिक यौगिक जो है उनका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। थर्ड पॉइंट, घुलनशीलता। घुलनशीलता मीन कि आयनिक यौगिक किस पदार्थ में अधिक घुलनशील होंगे या किस पदार्थ में कम घुलनशील या अघुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा, आयनिक यौगिक जल में बहुत अधिक घुलनशील होते हैं, जबकि केरोसिन व पेट्रोल जैसे विलायकों में कम घुलनशील या अघुलनशील होते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी आयनिक यौगिक है, जब हम उसे जल में घोलेंगे तो जल में उसकी बहुत अधिक मात्रा घुल जाएगी, जबकि तेल में भी बात करें, केरोसिन क्या है, मिट्टी का तेल, व पेट्रोल जैसे विलायकों में ये बहुत कम घुलेंगे या बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे। तो ये है हमारे पास घुलनशीलता। फोर्थ पॉइंट है विद्युत चालकता, कि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ विद्युत का चालन कब करेगा या विद्युत धारा को अपने अंदर से कब प्रवाहित होने देगा, जब उसके पास या तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो या स्वतंत्र आयन हो। इसका मतलब यदि इन दोनों में से कोई भी परिस्थिति उसके पास उपलब्ध है, तब वह पदार्थ विद्युत का चालन करता है। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि गलित अवस्था में, गलित अवस्था का मतलब है जब हमने आयनिक यौगिक को गर्म करके पिघला दिया, या जलीय विलयन की अवस्था में, जलीय विलयन क्या है, हमने उसको जल में घोल दिया। इन दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक विपरीत आवेश वाले आयनों के साथ बनता है, और किसी भी आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश के आयन
एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हैं, जिसे हम आनिका बंध कहते हैं। तो आप बताएंगे ठोस अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। इस कारण ये आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, और जब आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे तो वह पदार्थ विद्युत का चालन नहीं कर सकता। इसलिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि गलित अवस्था में, गलित अवस्था का मतलब क्या है, जब हमने किसी आयनिक को गर्म करके पिघला देते हैं, या जलीय विलयन की अवस्था में। जलीय विलयन मीन जब हम आयनिक यौगिक को जल में खोल देते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में विपरीत आवेश के आयन विपरीत आवेश के आयनों के बीच आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, अब जब आकर्षण बल कमजोर होगा तो स्वतंत्र आयन, मतलब आयन एक दूसरे से दूर जाएंगे और आयन स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। और जब आयन स्वतंत्र होंगे तो इस अवस्था में वो विद्युत का चालन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन दोनों अवस्थाओं में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। तो यह है हमारे पास आयनिक यौगिक के गुणधर्म।